देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आरजेडी की समीक्षा बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। बैठक में लालू प्रसाद ने एक बड़ा फैसला लिया है। तेजस्वी यादव आगे भी नेता प्रतिपक्ष होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश में ही राष्ट्रीय जनता दल आगे अपना सफर तय करेगा। राष्ट्रीय जनता दल नेताओं ने हार की समीक्षा की है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने में कमी रही, महिला युवा तक अपनी बात पहुंचाने में स्थानीय स्तर पर कमी हुई और इसी का रिजल्ट ये है कि राष्ट्रीय जनता दल को महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। सदन में मजबूती से विपक्ष का असर दिखे, इस बात का सभी विधायक ध्यान रखेंगे, ये कहा जा रहा है। इस समीक्षा बैठक में इन बातों पर चर्चा हुई है। और क्या चर्चा हुई है जानने के लिए चलते हैं न्यूज 18 संवाददाता पटना से हमारे साथ अमित कुमार जुड़ रहे हैं, उनका रुख करूंगी। अमित, क्या जानकारी है इस बैठक में और किन किन विषयों पर चर्चा की गई? देखिए, इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो यही था कि जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं वो ऐसे क्यों आए, क्या पार्टी की तरफ से कोई कमी रही, गठबंधन की तरफ से कोई खामियां रही जिसके कारण से ये परिणाम आए। इसकी समीक्षा लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के साथ नेता प्रतिपक्ष जो है वर्तमान में भी तेजस्वी यादव उन्होंने की और इन सभी ने पाया कि कहीं न कहीं जो युवाओं को इंटैक्ट करने की बात थी, जिस तरह से महिलाओं को संगठित करने की बात थी, महिला मान सम्मान योजना जो लाया गया उससे महिलाओं पर उतनी कह सकते हैं कि पकड़ नहीं बना पाई महागठबंधन जितना कि एनडीए ने बना लिया। एनडीए की तरफ से जो 10,000 का स्कीम चलाया गया उसका कई फायदा उठाया लिया एनडीए ने। और चुनाव के दौरान भी ऐसा इन लोगों ने बैठक के दौरान चर्चा जो कर रहे थे, जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक ये भी बातें कही गई कि चुनाव के दौरान भी जो है वो लाभुकों के खाते में जो पैसे गए उस कारण से जो महिला वोटर थी खासतौर पे वो कहीं न कहीं एनडीए की तरफ जो है वो उनका रुझान देखने को मिला और एक मुश्त होकर के जो महिलाएं हैं वोटर है जिनको लाभ मिला है वो तमाम लोग जो हैं अपने खुद भी और अपने आसपास के लोगों से भी उन्होंने वोट कास्ट करवा दिया एनडीए के लिए, जिस कारण से ये चुनाव परिणाम आए। ये भी कहा गया कि चुनाव में कुछ धांधलियां भी की गई है, गड़बड़ियां की गई है, जिसको लेकर के आगे हम सदन जब आहूत होगी तो उस दौरान नेता प्रतिपक्ष चूंकि एक बार फिर से चुना गया तेजस्वी को, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट होकर के सरकार को घेरने का काम करेगा। जिस तरह से जो है वोटरों को खरीदा गया, ट्रेनों के माध्यम से लाए गए, बसों के माध्यम से लाए गए और इस पर चुनाव आयोग जो है वो पूरे तौर पे मौन रहा। तो इसको लेकर के भी जो है हवाला दिया गया कि वोट जिस दिन मतदान होता है उस दिन आप किसी भी वोट को अपने उनको सुविधा देकर के मतदान केंद्र पर नहीं ला सकते हैं, ये काम निर्वाचन आयोग का है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे सारी तस्वीरें देखने को मिली, इन बातों को लेकर के जब सरकार का जो है ओथ होगा और उसके बाद विधानसभा सत्र आहूत होगी तो उस दौरान जो है सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव पूरे चलिए वाकई हमें देखने वाली बात होगी कि जब सदन आहूत किया जाएगा उस दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कैसे तेजस्वी यादव अपनी बातों को सदन के भीतर रखते हैं और आगे की क्या रणनीति बनाकर राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हम लोगों ने सर्वसम्मति से नवनिर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव जी को नेता चुना गया है दल का, मैं विधानमंडल का, और जो दिशा निर्देश मिला उस पर हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके से हार उसको लेकर कुछ बातचीत हुई सर? वो उस पर और भी बातचीत होगी, अलग अलग सब कागज सौंपेंगे हम लोग तब बात होगी। ईवीएम में तो चोरी हुई है, ईवीएम के खिलाफ पे लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो, बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। और लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी सर? लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी, वो आगे बात की जाएगी। और देखिए आरजेडी की इसी बैठक पर बीजेपी ने हमला बोला है। अपराधियों के साथ तेजस्वी चुनाव में उतरे। बीजेपी ने कहा तेजस्वी को आत्ममंथन की जरूरत है। तेजस्वी ने युवा महिला के लिए काम नहीं किया। तेजस्वी ने एनडीए सरकार को अपमानित करने का काम किया है। तेजस्वी को चिंतन और मंथन करना चाहिए। बीजेपी ने ये नसीहत तेजस्वी को दी है। भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और बिहार की सांस्कृतिक विरासत को गाली देने वाले लोगों को एकत्रित करके तेजस्वी यादव चुनाव में उतरे।
तेजस्वी यादव को आत्मचिंतन और मंथन करना चाहिए कि बिहार के युवाओं के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिहार की महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया, और एनडीए की सरकार जिसने बिहार के लोगों के लिए काम किया उसको लगातार फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार फैला करके अपमानित करने का काम तेजस्वी यादव ने किया। उनको चिंतन और मंथन करना चाहिए। और देखिए 19 नवंबर को जेडीयू विधायक दल की बैठक है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है और इस बाबत बड़ी तैयारियां की गई है। 19 नवंबर को भंग होगी विधानसभा और इससे पहले ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19 नवंबर को जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है। पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी तैयारियां, भव्य तैयारियां की जा रही है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नई कैबिनेट को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को जानकारी दी गई। एनडीए के सहयोगी दलों ने जानकारी दी है। मंत्री पद और विभाग को लेकर अपनी पसंद भी बताया। बीजेपी नेतृत्व को बताया गया है मंत्री पद को लेकर बीजेपी का भरोसा, जीती हुई सीट के हिसाब से ही हिस्सा मिलेगा। सहयोगियों की भावनाओं का ख्याल रहेगा। जातीय समीकरण भी साधा जाएगा। सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी ख्याल रखा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के रिजल्ट में, चुनाव के रिजल्ट में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। 91 सीटें जीतकर बीजेपी पहुंची है और ऐसे में बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी ही निर्णय लेगी। बीजेपी पर ही जेडीयू ने भरोसा जताने की बात की है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को जानकारी देने की बात कही जा रही है। और बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद एक बार फिर से नीतीश सरकार की कवायद तेज हो गई है। मौजूदा सरकार की कैबिनेट की आज आखिरी बैठक हुई, जिसमें मौजूदा विधानसभा को भंग कर अगली यानी कि 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कैबिनेट की इस बैठक में विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव पर मुहर के बाद सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने का पत्र सौंपा। 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसको लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही है। और देखिए, नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक में मौजूदा विधानसभा भंग करने के साथ ही किन किन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, ये भी हम आपको बताते हैं। इस पर मंत्री विजय चौधरी ने जानकारी भी दी है। परिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है। एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। और देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और ऐसे में समारोह को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। और देखिए, पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान नई सरकार के शपथ ग्रहण का साक्षी बनने जा रहा है। शपथ ग्रहण की सारी तैयारी गांधी मैदान में शुरू हो गई है। पटना जिलाधिकारी तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की तरफ से ही इसकी सूचना दी जाएगी, लेकिन अपनी तरफ से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की दिखा रहे हैं, जहां पर नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां
युद्ध स्तर पर की जा रही है। आपको बता दें कि पटना का यह ऐतिहासिक गांधी मैदान है और इसी बीच आम लोगों के लिए जानकारी ये है कि 17 से 20 नवंबर तक जब तक कि ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता तब तक आम लोगों के प्रवेश पर भी निषेध रखा गया है। और इसी बीच ये तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से आ रही है, जहां पर तैयारियां चल रही है, बातचीत चल रही है, भव्य तैयारी की जाएगी नई सरकार के शपथ ग्रहण के मद्देनजर और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए बड़ी तैयारियां चल रही है। और देखिए 20 नवंबर को गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी तेज हो गई है और ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि छप्पर फाड़ जनादेश के बाद नए मंत्रिमंडल में किस दल का कितना दम दिखेगा। तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से 15 से 16 मंत्री हो सकते हैं, ऐसे हमारी सूत्र जानकारी दे रहे हैं, जबकि जेडीयू से 14 प्लस मंत्री बन सकते हैं। नई कैबिनेट में बाकी सहयोगी दलों की अगर हम बात करें तो उन्हें भी साधने की तैयारी है। सबसे पहले एलजेपीआरवी चिराग पासवान की पार्टी से 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी 1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रियों की संख्या का ये फॉर्मूला 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से तय किया गया है, जिसमें तमाम समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। बढ़ते आगे, बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद से पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। समर्थक अपने अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं नेता भी जीत का श्रेय जनता को देने में पीछे नहीं हट रहे। जीत के बाद एनडीए के नेताओं ने प्रचंड जनादेश के लिए बिहार की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। क्या नवनिर्वाचित विधायकों ने कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारी जो जीत है वो कटिहार के मतदाताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है और जीत है उस नेतृत्व की जिसने बिहार को बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का जो काम किया, कि जिस विश्वास के साथ जनता ने पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है, उसके अनुकूल बिहार को आगे ले जाने में माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के। यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और गायघाट विधानसभा से गायघाट के लोगों ने अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उनके सेविका के रूप में उनको अपनाया है। अब लग रहा है कि अब मेरा काम शुरू होगा। अभी तक जो रहा हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा और अब काम करने की बारी आ गई है। जितने भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई है उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना, तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बीजेपी सांसद भीम सिंह ने एनडीए की प्रचंड जीत पर बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। ये जनता की जीत है और बिहार में विकास, औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत अब तेजी से होगी। बहुमत देने के लिए बिहार की जनता को, खास करके बिहार के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। यह जो जीत है उनकी जीत है। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और श्री नीतीश कुमार जी की सरकार जो बिहार में बदलाव के काम कर रही थी, विधि व्यवस्था सुधार और विकास के कार्य, उन कार्यों को जारी रखा जाएगा, उनके आशाओं पर खरा उतरा जाएगा। बिहार में एक औद्योगिक क्रांति की भी शुरुआत इस सरकार करेगी। और देखिए, विधानसभा जीतने के बाद बाढ़ पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सियाराम सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार कर्णवीर यादव को 25,000 वोटों से हराया। सियाराम सिंह ने कहा कि अधूरे कार्य पूरे करेंगे और सालों से लंबित बाढ़ को जिला बनाने की मांग पर भी काम करेंगे। बाढ़ के जनता का श्रेय है और खासकर हमारे एनडीए कार्यकर्ता का जो 20 दिन में कम समय में जो मेहनत है उसका प्रतिफल है कि हम लोगों ने जो है 20 दिन में ये चुनाव जीते हैं और हमारे कार्यकर्ता को पूरा विश्वास था कि इस बार चुनाव हम लोग जो है अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और देखिए, पूर्णिया के युवा चुनाव में एनडीए की जीत से गदगद हैं। युवाओं का कहना है कि इस बार युवा तेजस्वी और जन स्वराज के झांसे में न आए। जो सरकार पहले से काम कर रही है, जिसने बिहार को इतना आगे बढ़ाया, युवाओं और महिलाओं ने फिर से उन पर विश्वास जताया। युवाओं से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने।
कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं मतदाता थी, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उन लोगों ने जो है हम लोगों का साथ दिया। हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के मिशन और विजन का साथ देते हुए एनडीए को उन लोगों ने सीमांचल में भी बहुमत दिलाने का काम किया। शुरुआत करें तो 2005 से अब तक की जो विकास यात्रा है 2025 तक, सही मायने में बिहार की जनता ने इस बार नीतीश जी और एनडीए सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है, जिसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और बिहार में लोगों को समझना होगा, खास करके विपक्ष को, कि 1990 वाली राजनीति नहीं चलेगी। ये रिजल्ट हर उस युवा का है कि जो झूठा वादा में नहीं फंसा। यह रिजल्ट उस युवा का है कि जो हर कदम जो है अपने विकास की ओर बढ़ता हुआ देख रहा है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। और देखिए, चुनाव में करारी हार के बाद रोहिणी आचार्य को लेकर लालू परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तेजस्वी यादव के चुनाव प्रबंधक रमीज नेमत को लेकर रोहिणी ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद अब रमीज नेमत के काले कारनामे सबके सामने आ गए। रमीज नेमत पर उत्तर प्रदेश में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमीज का आपराधिक सफर 2021 से शुरू हुआ, जबकि पंचायत चुनाव के दौरान 2 गुट में भीषण बवाल के बाद रमीज के खिलाफ हिंसा, आगजनी, उपद्रव का केस दर्ज किया गया है। अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूटकर वो बाहर आए थे। और आइए अब आपको रोहिणी आचार्य का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने रमीज की चर्चा की है। जी क्या बोल आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है चप्पल चलाया गया, गाड़ियां दी गई, आप काफी दुखी हैं। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? रोहिणी जी आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात ये बात जाकर तेजस्वी यादव आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, पिताजी मेरे साथ हमेशा। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी को सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय। कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे घर है, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। और देखिए, इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने रोहिणी प्रकरण को लेकर तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों पर निशाना साधा और ये कहा है कि इन लोगों ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी तक को इतना लाचार कर दिया कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसे में इस बेटी के आंसू ही तेजस्वी के लिए अभिशाप बनेंगे। लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? सवाल इस बात का है, हिस्ट्री सीटर है। कैसे लालू जी के घर में रह रहा है? ये गुनाहगार कौन है ये, जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो?
वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है, लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। और देखिए, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार में मचे बवाल पर दुख जताया और ये कहा है कि लालू प्रसाद को इन सारे विवादों को शांत करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर वो भी किसी वजह से लाचार है तो ये बहुत गंभीर बात है। आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। तेजस्वी यादव जी का परिचय ही लालू जी का बेटा कुरेक में है। अगर लालू जी असहाय हो जाएंगे तो उस दिन उससे बड़ा दिन कोई खराब इस परिवार के लिए नहीं होगा। देखिए, लालू प्रसाद लाचार हैं और ये मामला गंभीर है। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे थे। उनका कहना था कि लालू प्रसाद को सामने आकर इस मामले को सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है और परिवार बिखरे, इससे अच्छा है कि उसे पहले ही समेट ले। इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो, जिस घर में भाई हो, भाई लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।